चलिए लिखिए क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। आपको वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन करना है बच्चों। चलो जय पढ़ो। सपोज two balls A and B of masses m1 and m2 are moving initially along the straight line with velocity u1 and u2 respectively. हाँ, तो देखो बेटा Where पहला u1 पहला is greater than पहला सिचुएशन में आपके पास जो है दो बॉल हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2 और दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। दोनों डायरेक्शन में जा रही हैं बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा m1 की हो गई है v1 और m2 की हो गई है v2। टकराने के बाद, टकराने के पहले क्या था बेटा, u1 ग्रेटर देन u2, मतलब u1 तेज़ी से जा रही थी और u2 स्लो जा रही थी। आप कहोगे क्यों, तो अगर ना जाती u1 तो कभी टकराती ही ना इससे, तो u1 को तेज़ी से जाना था। तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, अप्रोच करने की वेलोसिटी, अप्रोच करेगी u1 तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी u1 माइनस u2। ओके, 2 के रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी बनेगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू u1 माइनस u2। u1 माइनस u2 को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलो यहाँ तक क्लियर है। Yes sir, clear है sir. चलो ठीक है ना, डायग्राम बना लो बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी u2, टकराने के बाद इसकी हो गई, पहले वाली की हो गई v1 और सेकंड की हो गई v2। पढ़ो जय। हेंस Hence the two balls collide, let the collision be perfectly elastic. After collision, suppose v1 is the velocity of A and v2 is the velocity of B along the same straight line, and v2 is greater than v1. The bodies separate after collision. Relative velocity of separation after collision v2 minus v1. Linear हाँ momentum of two balls before collision m1 u1 plus m2 u2. Linear momentum of two balls after collision m1 v1 plus m2 v2. हाँ, तो मेन चीज़ लिखिए काम की, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन टकराने के बाद जो है अगर v2 बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है और v1 बॉल की वेलोसिटी कम हो जाती है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बेटा, v2 माइनस v1। ओके, उधर अप्रोच की वेलोसिटी क्या थी, u1 माइनस u2 और यहाँ पे सेपरेशन की वेलोसिटी जो होगी v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ, अब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का ये होगा, फाइनल मोमेंटम ये होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। यहाँ तक नोट करके यस बोलिए। हाँ जी बेटा, केवल फॉर्मूले नोट करो बेटा, ये पेपर डाला हुआ है ग्रुप में, ग्रुप से पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल्स ग्रुप में पढ़ लेना। ठीक है, मेनली ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, ये मेनली काम की चीज़। और ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। चलो जय पढ़िए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़िए। As linear momentum is conserved in a elastic collision, therefore m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2. m2 v2 minus u2 is equals to m1 u1 minus v1. हाँ Total kinetic energy of the two balls before collision is equals to half m1 u1 square upon plus half m2 u2 square. Total kinetic energy of two balls after collision हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये देखिए इनिशियल मोमेंटम आपने कंजर्व किया, उससे एक रिलेशन ये बन गया और फाइनली आपने काइनेटिक एनर्जी के दोनों रिलेशन निकाल लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर टक्कर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द टक्कर। तो बच्चों देखो कैसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर टक्कर क्या हो जाएगी, m1 u1 स्क्वायर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर एंड हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बच्चों कॉमन लेके हाफ 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 कैंसिल। ओके, m2 v2 वाली पार्टी को एक तरफ कर लो, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर।
हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 2 ये जो बना था डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे देखो यार, तो ऊपर क्या है, m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, इसको ब्रेक कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल, तो क्या आ गया, v2 प्लस u2 इक्वल टू u1 प्लस v1, मतलब v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। हाँ पढ़ो जाए, हेंस Hence, in one-dimensional elastic collision, relative velocity of the separation after collision is equal to the relative velocity of approach before collision. From v2 minus v1 upon u1 minus u2 is equals to 1. By definition, v2 minus v1 upon u1 minus u2 is equals to e is हाँ, equals to क्योंकि 1. दोनों वेलोसिटी सेम है तो इनके जो रेशियो बनेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 आएगा। चलिए ये हो गया, ये डेरिवेशन कंप्लीट। ओके, तो इसमें आपको हो सकता है कि रेशियो पूछ ले तो रेशियो 1 आता है, इसके रेशियो को बेटा ई बोलते हैं, ई इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बोल ले कि भाई वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, आंसर 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का पहला पार्ट छोड़ दो, 32 का सेकेंड पार्ट लिखिए बच्चों, डिराइव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। तो मैं एनालिटिकल पे तो दांव नहीं लगा रहा हूं, मगर मुझे लग रहा है कैलकुलस इस बार जरूर आएगा। लिखिए क्वेश्चन, प्रूव द, बट एनालिटिकल भी करके जाइए, सिलेबस में तो है। प्रूव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से, गुड इवनिंग हर्षिता, गुड इवनिंग। एनालिटिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव कीजिए। ये आपके सामने इक्वेशन लिखे हुए हैं, जय रीडिंग स्टार्ट कीजिए। डेरिवेशन ऑफ द v इक्वल टू यू प्लस ए टी। Derivation of v is equals to u plus at. Let us consider that a particle is moving with uniform acceleration a along a straight line. At t is equals to 0, velocity is equals to u. At t is equals to t, velocity is equals to v. By definition, acceleration is equals to change in velocity upon time is equals to v minus u upon t, or a is equals to v minus u upon t, or at at is equals to v minus u. So v is equals to u plus at. Derivation of s is equals to ut plus half at square. Average velocity is equals to total distance travel upon total time taken is equals to s by t. Also average velocity v plus u upon 2. S upon t is equals to v plus u upon 2. Putting v is equals to u plus at, s upon t u plus at plus u upon 2. S upon t 2u plus at upon 2. 2s is equals to 2ut plus at square. So s is equals to ut plus half at square. 2 का डिवाइड हो गया। ओके, 2 इक्वेशन हो गए। तीसरा पढ़िए। Derivation of v square minus u square is equals to 2as. Average velocity is equals to v plus u upon 2 is equals to s upon t. Already derived v is equals to u plus at, or v minus u is equals to at. Multiplying equation first and second, v plus u, v minus u upon 2 is equals to s upon t into at. v square minus u square is equals to 2as. चलिए, तो ये तीनों के तीनों लॉस थे, हमने पहले भी पढ़े हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। फॉर 1 मोल ऑफ गैस डिराइव न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। For 1 mole of gas, derive numerical value of R at STP और NTP। बेटा उसी को STP बोलते हैं और उसी को NTP बोलते हैं। क्वेश्चन का लेवल नॉट इम्पॉर्टेंट। STP या NTP पर न्यूमेरिकल वैल्यू R की फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ता हूँ, देखो बेटा मैं समझा देता हूँ आपको। बेटा गैस लॉ क्या होता है, गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू होता है 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू एन आर टी। 1 मोल गैस के लिए एन की वैल्यू 1 पुट कर दो,
तो पी वी इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चों, आर टी। तो आपको आर की वैल्यू चाहिए है, तो आर इक्वल्स टू पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट। एस टी पी के लिए यहाँ पे सब में नॉट लगा दिया गया है। अब देखिए स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, नोट कर लो, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.6 मिलीमीटर, 0.6 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, दैट इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, पी इक्वल टू रो जी एच, तो उसका यूज़ करके आप निकालेंगे। तो P इक्वल्स टू रो जी एच। रो की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है, और ये रो की वैल्यू है, और G की वैल्यू इतनी है। तो सॉल्व करके ये प्रेशर आ गया। टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15, और वॉल्यूम क्या होता है एक मोल गैस का, 22.4 लीटर, मतलब 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूबिक। नोट कर लीजिए, ये अपने पास हो गया वॉल्यूम। बच्चों सब कुछ पुट कर दो, सब कुछ पुट करने के बाद आपकी आंसर आ जाएगा जूल में। जूल में आर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको सीजीएस सिस्टम में डिराइव करना है तो कैलोरी के लिए 4.2 को डिवाइड कर दो, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जय, पढ़ो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। कंसीडर Numerical value of R. Consider 1 mole of gas at STP, then R is equals to P naught V naught upon T naught. Standard pressure P naught is equals to 0.76 of mercury column, 0.76 into 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8 Newton per meter. Standard temperature is equals to T naught is equals to 273.15 K. Volume of 1 mole of gas at V naught is equals to 22.4 into 10 to the power -3 meter cube. R is equals to U 0.76 and 13.6 into 10 to the power 3 into 9.8 into 22.4 into 10 to the power -3 upon 273.5 is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. In CGS system, R is equals to 8.31 upon 4.2 calorie per mole per degree Celsius, 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये बच्चों आ गई आर की वैल्यू आपकी। तो आर की वैल्यू ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। अब बच्चों हम निकालते हैं केबी। केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों याद रखना, रेडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो आर में एवोगाद्रो नंबर का डिवाइड कर दो, तो बच्चों जूल में ले लोगे और एवोगाद्रो नंबर को डिवाइड करोगे तो जूल में कितना निकाला है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पार्टिकल पर मोल होते हैं। तो डिवाइड कर दो तो बच्चों आ जाएगा आर के की वैल्यू कितनी, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। देखो अच्छे से देखिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए। हालांकि एकदम सिंपल चीज़ दी गई है, आर की वैल्यू और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को बोली गई है 1 मोल ऑफ गैस की। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज़ पुट कर देना है और कुछ भी नहीं है। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिराइव चार्ल्स लॉ, स्टेट एंड डिराइव चार्ल्स लॉ, स्टेट एंड डिराइव चार्ल्स लॉ। हाँ, चार्ल्स लॉ आपको डिराइव करना और स्टेटमेंट देना है कि चार्ल्स लॉ क्या हुआ करता है। पढ़िए हर्षिता, चार्ल्स लॉ। It states that if the pressure remains constant, then the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273.15 times its volume at 0 degree centigrade for each 1 centigrade. Each 1 Rise degree or fall in the centigrade, each 1 degree centigrade rise और fall in temperature। ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम जो होता है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से 1/273.15 या तो राइस होता है तो प्लस, और या फॉल होता है तो माइनस। ये क्या आएगा, VT, मतलब टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फैक्टर 1/273.15।
तो 1 डिग्री के लिए इतना फैक्टर आएगा, तो टी डिग्री के लिए कितना आएगा, टी का मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट टी 1 प्लस वी प्लस माइनस वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट इंटू टी टी अपॉन 273.15। हाँ पढ़िए आगे, लेट वी नॉट Let V naught be the volume of a given mass of a gas at 0 degree centigrade. According to Charles' law, its volume at 1 degree centigrade is V1 equals to V naught plus V naught upon 273.15 equals to V naught 1 plus 1 upon 273.15. Volume of the gas at 0 degree centigrade, V2 equals to V naught 273. वॉल्यूम ऑफ द ऐसे गैस एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू V2 इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 2 अपॉन 273.15। ठीक है, अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर आप टी डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो टी डिग्री सेंटीग्रेड पे वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273.15। तो यदि इसको एडजस्ट करके लिख देंगे तो वी नॉट कॉमन होने के बाद अपने पास आ जाएगा वी नॉट 273 प्लस 1.15 प्लस टी अपॉन 273.15। ओके, Yes, sir. हाँ, इफ टी नॉट एंड टी आर इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, अगर अब देखिए इसी चीज को हम इसमें लिख सकते हैं केल्विन स्केल में, तो 273.15 को हम क्या लिखते हैं, टी नॉट, और टी प्लस 273.15 को हम क्या बोलेंगे, रैंडम टेम्परेचर टी। तो केल्विन स्केल में ये क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा टी नॉट और ये बन जाएगा रैंडम टेम्परेचर टी। तो वी टी इक्वल्स टू वी नॉट टी बाई टी नॉट, तो वी टी अपॉन टी इक्वल टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, यानी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी। तो केल्विन स्केल में जो ग्राफ जाएगा वो ये जाएगा कि अगर कांस्टेंट प्रेशर में अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर जो कि केल्विन में है उसके बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए अच्छे से इसको एक लाइन करके भेजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेम बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो है इसका ग्राफ बनेगा आपका, ये तो चार्ल्स लॉ था वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेम आपका गेलुसैक्स लॉ बनेगा अगर P प्रोपोर्शनल टू T। तो जहाँ जहाँ V नॉट है वहाँ वहाँ आपको P नॉट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ V है वहाँ पे आपको P करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम है इसका, किसका, गेलुसैक्स लॉ को। चलिए तो इसको करके जल्दी से मेरे को भेजिए।